मैनेजर वगैरह काम करता था, इसलिए मैं यहाँ आपको सब हेल्थ के बारे में, बीमारी के बारे में बताने वाला हूँ। एक्चुअली समझो कि अपना जो बॉडी है ना, वो एक्चुअली मशीन है। मशीन होता है ना, तो उसको अगर एक्चुअली आप वापरते हो तो उसको क्या चाहिए, उसको फ्यूल चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, डीजल चाहिए, बराबर है। दूसरी बात, वो बहुत ज़्यादा चलेगा तो ख़राब हो जाएगा। तो हम बोलते हैं ये वॉशिंग मशीन है, नहीं तो माइक्रोवेव, नहीं तो कुछ भी मशीन है, वो कंटिन्यूस ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए, ख़राब हो जाएगा, बराबर है। तीसरी बात है उसकी क्लेanलीनेस या उसको ग्रीजिंग करना चाहिए, उसको सफाई करना चाहिए सब, नहीं तो बिगड़ जाएगा। तो हमारा शरीर भी एक मशीन है। तो शरीर को एक्चुअली अगर चलाने के लिए हमको क्या करना है, मैंने बोला कि एक्चुअली जब चलता है उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए। तो हमें अच्छा खाना चाहिए। अगर आप अच्छा खाना खाओगे तो आपका शरीर अच्छा चलेगा। जैसा एक्चुअली अगर उसमें पेट्रोल है, उसमें कुछ एक्चुअली मिक्सिंग होगा तो मशीन ख़राब हो जाएगा। तो हम अच्छा नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर ख़राब हो जाएगा। दूसरी बात है कि एक्चुअली अगर हम काम करते ही जाएंगे 24 घंटा तो भी हम बीमार पड़ेंगे। तो जिसको उसको जो हम बोलते हैं ना, ज़्यादा नहीं वापरना चाहिए, उसको भी रेस्ट देना चाहिए मशीन को। इसलिए हमको रेस्ट देना चाहिए, रेस्ट देना चाहिए ना, हमको आराम करना चाहिए और हमको नींद लेनी चाहिए, बराबर है। फिर क्लेanलीनेस यानी उसको जगह सफाई करते हैं मशीन की तो लंबा चलेगा। इसलिए हमको हमारी सफाई किससे होती है, पानी होने बाहर से होती है, पानी पीने से होती है। ये 3-4 चीज़ अगर अपना जो बॉडी है उसको आप मशीन की तरह करोगे कंपैरिजन में, तो आपको समझने में आसानी होगी। अभी एक्चुअली दांत के बारे में एक्चुअली हम कभी कभी सुनते हैं कि आप हंसते हो तो आपके मुंह से फूल झड़ते हैं। हाथी के दांत बताने के अलग है, चबाने के अलग है। जब मारामारी होती है तो बोला 32 से निकाल के हाथ में दे दूंगा। लेकिन एक्चुअली दांत का मतलब क्या है कि एक्चुअली हमको खाना अच्छा खा सकते हैं, मजबूत दांत होगा तो, और बाद में खाना हजम होगा तो हमारी तंदुरुस्ती बनेगी। तो मैं आपको दांत की सफाई के बारे में दांत के मॉडल के ऊपर ब्रश करके दिखाता हूँ। ये दांत है। अगर आप ऐसी सफाई करोगे रॉन्ग है, अगर ऐसी भी सफाई करते हैं तो रॉन्ग है, क्योंकि इसमें आपके मसूड़ों को मार लगता है। ऐसा करोगे तो भी मार लगता है। तो ऊपर और नीचे का दांत को अलग अलग सफाई करने का। आप ब्रश ऐसा रखो, यहाँ ऐसा रखना चाहिए और ऐसा ऐसा घुमाना चाहिए समझे? तो क्या होता है कि मसूड़ों को मार भी नहीं लगता और दांत के बीच की भी सफाई बराबर होती है। नीचे के दांत को ऐसे ऐसे करो, यानी दोनों दांत साथ में ऐसा करके नहीं कर सकते, खूल के करना पड़ेगा। ऊपर के दांत को अलग, नीचे के दांत के अलग, बराबर है। फिर बाद में पीछे के दांत को ऐसे ऐसे सफाई करो। दांत तो साफ करना है ना, झाड़ू तो नहीं निकालना है ना, नहीं तो बोलेगा हल्ला बोल, जोर जोर से करते कि हमारे दांत सफ़ेद होंगे और ज़्यादा ख़राब होगा। ये सब चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि दांत तंदुरुस्त होगा, स्पेशली बच्चे। जिससे बुढ़े लोग का दांत चला गया उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं वापस नहीं ला सकता। जो तम्बाकू खाते उसके दांत तो ज़रूर ख़राब होगा, उसके लिए भी कुछ काम नहीं कर सकता। तम्बाकू छोड़ना ये आपके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। तो ये पहला हुआ, ये ऐसा ऐसा ब्रश करो। फिर बाद में ब्रश करने के बाद 2 उंगली से आपको ऐसा ऐसा मसाज करना है। मसाज करने से क्या होगा कि आपका जो ये होगा ना, चिपका रहेगा दांत में, और कुछ खाना पीना अंदर होगा वो निकल जाएगा, बराबर है ना। तो ऐसे ऐसे ब्रश करने के बाद कौन सा भी टूथपेस्ट आप वापर सकते हो। बाद में ऐसा ऐसा तुम मसाज करो मसाज कर, ये मसाज हो गया। तो क्या होता है, मसाज करने से यहाँ ज़्यादा खून आएगा मसूड़ों में, और मसूड़ों में क्या होता है, अरे ब्लड में क्या होता है, ताकत होती है, विटामिन्स होता है। तो ये तुम्हारा ये मजबूत बनेगा। और हमेशा एक्चुअली ये जो मसूड़ा है ना, वो सूजा हुआ नहीं चाहिए, स्वॉलन नहीं चाहिए, और ब्रश करने के वक्त को खून नहीं निकलना चाहिए। उसका मतलब आपके मसूड़े तंदुरुस्त है, समझे ना। और नहीं तो आप ब्रश बराबर नहीं करते, मार लगता है। तो अगर ऐसा बार बार होता है, ब्रश भी बराबर करते फिर भी होता है, उसका मतलब है आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और ये क्यों ख़राब है, खून क्यों निकलता है, समझे।
तो ये ऐसे ऐसे मसाज करो। तीसरी बात ऐसा है कि 10 में से 7 अभी भी हिंदुस्तान में ब्रश रात को नहीं करते। रात को ब्रश करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो खाना पीना होगा निकल जाना चाहिए। सुबह में अगर आप खाली कोलगेट हाथ में लेके ऐसा भी करोगे तो चलेगा, लेकिन रात को बराबर ब्रश करना चाहिए। चौथी बात यह है कि हमेशा कोई भी खाना पीना खाओगे तो बाद में आपको पानी से कुल्ली करना चाहिए, बराबर है ना, तो खाना पीना निकल जाएगा। नहीं तो फिर खाना मुंह में रहता है तो दांत खराब होता है, क्योंकि मुंह में थोड़ा बैक्टीरियाज होता है, जरासीन होते हैं, वो कुछ भी खाना पीना खाते हैं ना तो उसके साथ मिलकर अपने दांत में तकलीफ़ पैदा करते हैं। तो इसलिए ब्रश खाने के बाद अगर आप चाय वाय पीते हो तो ठंडा और गर्म वो भी नहीं चलता है। गर्म चाय है, बाद में तुम पानी नहीं पी सकते, तो उसके बाद में कुछ एक्चुअली सौंफ वगैरह खा लेते हैं, कुछ मुरमुरा खा लेते हैं, कुछ दूसरा चीज़ खा लेते हैं, तो मुंह में से मिठास चली जाती है। मिठास जितना ज़्यादा रहेगा उतना दांत खराब होगा। फिर बाद में एक्चुअली बच्चे लोग बोले चॉकलेट्स है, पिपरमेंट है, ये सब से तो दांत खराब होते हैं। फिर टीवी में एडवर्टीज़मेंट देखते हैं कुछ मीठा हो जाए, दिल मांगे मोर, तो फिर दांत तो ख़राब होंगे ना। तो आपको कुछ समझना चाहिए कि टेलीविज़न में तो एडवर्टीज़मेंट है उसका माल बेचने के लिए, लेकिन हमको हमारा दांत सुरक्षित रखना है तो हमें ये सब चीज़ नहीं खाना है। अगर चॉकलेट वॉकलेट खाना है तो घर में खाओ सब साथ में मिलके, और बाद में ब्रश कर डालो, क्योंकि चॉकलेट से वेफर से सब दांत में चिपक जाते हैं तो दांत खराब होते हैं। तो मैंने ये 5 गोल्डन रूल्स आपको बताया। इसमें पैसेदार गरीब है वो कोई सवाल पैदा नहीं होता है। आपके पास टूथपेस्ट तो है, टूथब्रश भी है, लेकिन आप कैसे करते हो, कब करते हो, और दूसरी क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। जितना ऐसे लिए मुंह चबाते रहोगे तो फिर दांत खराब होगा। उसके लिए लिमिट रखो ना, घर में है खा लो, बाद में रास्ते में कुछ अगड़ा टगड़ा खाने का ज़रूरत नहीं है, समझे ना। तो दांत भरा हुआ होता है तो ख़राब लगता है ना। आप किसके साथ बात करते हो और दांत के अंदर कुछ होगा तो सामने वाले को भी बात करोगे तो ठीक नहीं लगेगा ना। तो दांत हमेशा सफाई, घर से आप नाश्ता वाश्ता करके निकलो, 5-10 मिनट के बाद आप बराबर थोड़ा ब्रश कर लो, दांत हो जाएगा। फिर बाद में आप दोपहर में घर में खाना चाहिए, नहीं तो कहीं भी खाते हो तो मैंने आपके दांत के बारे में बताया। अभी इसमें कोई ज़्यादा इंजीनियरिंग का या तो डॉक्टरी नॉलेज का ज़रूरत नहीं, ये साइंस है, और इस हिसाब से करोगे तो मुझे लगता है आपके दांत सुरक्षित रहेंगे आपका आखिरी दम तक, समझे। लेकिन अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो उसको आपका डॉक्टर के पास, उसमें जो सड़न होगी वो निकाल के वहाँ चांदी वांदी भरते वो कराने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा दुखता है, रूट कैनाल करेंगे, ख़राब दांत होगा तो निकाल डालने का। फिर क्या करोगे, डॉक्टर बोलेगा भी बचा नहीं सकता, क्योंकि ख़राब सड़ा हुआ दांत रहेगा तो आपकी तंदुरुस्ती पे असर पड़ेगी। ख़राब दांत होते तो आदमी को हार्ट अटैक होता है, आँख पे असर होता है, कान पे असर होता है। तो अगर आप शुरुआत से दांत की बच्चों की हिफाजत के लिए आप जिम्मेदार हैं, समझे ना, माँ बाप। उसको अगर आप उल्टा सुल्टा खाने को दोगा, हाथ में 5-5 रुपये का वेफ़र पकड़ के रखेगा, चॉकलेट पिपरमेंट देंगे, सब हल्का माल आता है, वो माल सब एक्चुअली बच्चे लोग को खाने के लिए, कुछ भी हो जाए आपको समझाना पड़ेगा। अगर उसका दांत अच्छा, अगर इसका दांत ख़राब रहेगा तो ये ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि उसका बॉडी नहीं पकड़ेगा। और छोटे बच्चे दांत खोल के डॉक्टर के पास बैठते नहीं है। तो आप लोग क्या बोलते हैं, अरे जाने दो ना, बड़ा होगा तब देखा जाएगा, लेकिन बड़ा होगा ना काफ़ी लेट हो जाएगा। तो मुंह में कोई भी काला वाला होगा, सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल है, उसमें जाके अपॉइंटमेंट ले लो, कर लो, लेकिन बार बार एक्चुअली ख़राब क्यों होगा, आपकी लापरवाही की वजह से, समझ गए ना। तो बच्चे हैं, आपके हैं, आपको संभालना आपका फ़र्ज़ है। थोड़ी हम आँख के बारे में बात करेंगे। या तो कुछ भी काम करते हो 1 घंटे के बाद आपको लिखना है, टेलीविज़न देखते हो तो आँख को थोड़ा रेस्ट चाहिए, रेस्ट चाहिए। कंटिन्यूस काम करेगा तो आँख भी ख़राब होगी ना, तो उसके लिए रेस्ट चले। 5 मिनट बच्चे लोग पढ़ते हैं करते हैं तो उसको थोड़ा एक्चुअली ब्रेक दो, थोड़ी एक्सरसाइज करो, हाथ है, ये है, मुंडी ऊपर नीचे करने का, और मुंह भी वो धो लेने का, थोड़ा घर में टहलने का, फिरने का, फिर वापस शुरू करने का। एक ही टाइम से आप करते जाओगे ना तो आँख को प्रॉब्लम होता है। और टेलीविज़न आपका कितना दूर है वो देखना चाहिए आपको। और दूसरी बात ये है कि खाना पीना है, पब्लिक क्या करती है कि एक्चुअली खाते खाते टेलीविज़न देखती है, समझे ना, तो आपका खाने में ध्यान नहीं लगता।
तो आपको पता नहीं चलता है कि बिरयानी खा रहे हो कि दाल गोश्त खा रहे हो कि एक्चुअली पुलाव खा रहे हो, क्योंकि आपका खाने में ध्यान नहीं है। शुक्र करो आपका निवाला नाक में नहीं जाता टेलीविज़न देखते देखते। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है, एक ही काम एक ही टाइम पे करना है। ऐसा नहीं कि टीवी भी देखो और इधर चलता रहता है। पोस्चर्स की बात हम करते हैं एक्चुअली, हमेशा एक्चुअली बच्चे लोग को जब ये करते हैं ना, लेसन वगैरह करते हैं ना, तो उसको एक्चुअली पोस्चर्स यानी एक्चुअली बैठने का जो तरीका है ना, एकदम एक्चुअली झुक के से ये सब इनके ख़राब होते हैं। वो बाबा क्या कर रहा है, समझे ना। तो एक्चुअली पोस्चर्स हमेशा अपराइट रहेगा ना, तो आपको बैकएक का यानी जो पीठ में दुखावा होता है, कमर का दुखने का, वो सब नहीं होता है। तो उसके लिए हमेशा सब उम्र में छोटे बच्चे हमेशा अपराइट बैठना चाहिए, यानी एक्चुअली रिलैक्स पोस्चर्स में। यानी बैठने का अपराइट पोस्चर्स होना चाहिए, बराबर है ना। अभी मैंने कहा एक्चुअली अगर आप बराबर टाइट स्ट्रेट बैठोगे तो सबकी हाइट बराबर बढ़ जाएगी। आप क्यों नहीं बैठ सकते, बैठो ना बराबर। तो आपको जो इसका समझे ना। तो ये चीज़ है, ये भी आपको ही करना है। जैसे दांत की सुबह ये करते, ऐसे बच्चे की तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा ना। नहीं तो डॉक्टर के पास लेके जाओ, बैठो, अच्छा होता है नहीं होता है। यानी एक शुरुआत में तकलीफ़ उठाई ना, वो बाद में तकलीफ़ रोकने के लिए है, समझे ना। तो इतना आप करो तो इंशाअल्लाह एक्चुअली आप आजू बाजू में किसके पास भी फ्रिज होगा उसको हमेशा रखना चाहिए। तो कभी भी जिसके पास फ्रिज नहीं होगा वो काम लेगा, क्यों बच्चे तो गिर जाते हैं। लेकिन ये कौन सा इंजरी की मैं बात करता हूँ, क्लोज इंजरी, यानी उसमें खून नहीं बहता, मूड मार जो बोलते हैं ना, सूज जाता है या ब्लू कलर का हो जाता है, उसमें हेमेटोमा बोलते हैं, खून जमा हो गया, तो उसमें आप बर्फ़ लगाओ
ज़्यादा कुछ ठंडा लगता है तो बीच में एक कपड़ा लगा के बर्फ़ लगा सकते हो। तो अपने आप एक्चुअली अगर तुमने कुछ नहीं किया तो उसको 1 महीना ठीक होने को लगेगा या 10 दिन में ठीक हो जाएगा, समझे ना। और डॉक्टर के पास नहीं जा सकते तो क्या कर रहा है। तो पहला हमेशा कोई भी मार लगने पे बर्फ़ लगाना बहुत ज़रूरी है। कान में है ना, कभी भी एक्चुअली ईयरबड डालने की ज़रूरत नहीं है कि उससे और कान ख़राब होते हैं। अपना कुदरत वैक्स बनाता है जो बोलते हैं ना अंदर से निकलता है, वो नया बनता है और जूना बाहर आता है, नया बनते हैं। अगर आप ईयरबड वापरते हो तो जूना अंदर ही चले जाता है और आपका कान पूरा वैक्स से ढक जाता है, तो आपको सुनाई कम पड़े। और किसी ने बहुत ज़्यादा किया तो मार भी लग गया तो बहरा हो सकता है। तो खाली स्नान के बाद, नहाने के बाद हाथ में कॉटन ले लो, नहीं तो कुछ भी अच्छा टुवाल कपड़ा यहाँ बाहर से साफ़ कर लो। और कुछ ज़रूरत नहीं है, कुछ अंदर पानी जाता नहीं है कि आपको अंदर डालना पड़े, तो ये चीज़ नहीं करना है। फिर मैं ब्लड प्रेशर की बात करूँगा, क्योंकि एक्चुअली ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ तेज़ी से इंडिया में बढ़ रहा है। 10 में से एक्चुअली 20% को, यानी 10 में 100 में से एक्चुअली 20 लोगों को डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर है। और ये बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन बीमारी के साथ आप रह सकते हो, क्योर दवा लेने से रह सकते हो। लेकिन और कुछ भी कुदरत के कानून हैं जिससे आप ये बीमारी में आपको काफ़ी राहत मिल सकती है। ब्लड प्रेशर एक्चुअली अगर आप किसको, पहले तो क्या है कि 25 साल के बाद हर एक को ब्लड प्रेशर तपासना चाहिए। ब्लड प्रेशर है तो आपको एक्चुअली नमक कम खाओगे तो जो ब्लड प्रेशर का रीडिंग आता है ना, वो 4-5 मिलीमीटर कम हो जाएगा। नमक कम खाओगे तो वज़न कम करोगे तो आपका 4-5 मिलीमीटर और कम हो जाएगा। अगर आप एक्सरसाइज, वॉक, मैं आप लोगों तो बोल नहीं सकता हो कि जिम में जाओ, बराबर है ना। तो आपको, आपके लिए क्या बचा है एक्सरसाइज के लिए? आप स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते हो, क्रिकेट, हॉकी नहीं खेल सकते हो, ओलंपिक में जा नहीं सकते हो, तो आपको क्या करना है? वॉक करना है ना, वो तो फ्री है, रास्ता आपके पास है, चलो कहाँ भी चलना है चल सकते हो ना। लेकिन चलने के लिए जूता पहनना ज़रूरी है, जो स्पोर्ट्स का जूते आते हैं कि आपको पाँव दुखना नहीं चाहिए। तो आप चलोगे तो भी आपका 5 मिलीमीटर कम हो जाएगा। और वो एक सीज़न का फ्रूट खाओगे, केला है, एप्पल है, जिसमें पोटाशियम आता है, तो भी कम हो गया। यानी ये 4 चीज़ करने से 20 मिलीमीटर आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है बिना दवा लिए, समझे ना। और वज़न कम करने से दूसरा 5 मिनट में कम होगा। ये सब आपके हाथ में है, डॉक्टर के हाथ में नहीं है। डॉक्टर आपको उंगली पकड़ के चलाने के लिए नहीं लेके जाएगा। वज़न कम करने के लिए वो कम खाएगा तो तुम्हारा वज़न कम नहीं होगा, समझे ना। तो आपको खाना बराबर है, लेकिन कौन सा खाना चाहिए ये ज़रूरी है समझना। और डायबिटीज़ में भी ऐसा है यार कि वज़न कम करो, वॉक करो, तो और है तो फिर ब्लड डायबिटीज़ तो दवा लेना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश दवा से ही ब्लड प्रेशर कम होता है, मेरे हिसाब से दूसरी दवा से कुछ कम होता नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। तो डायबिटीज़ है, उसके लिए आपको ब्लड टेस्ट करना ज़रूरी है। फास्टिंग ब्लड शुगर खाने के बाद अगर उसमें आता है तो डॉक्टर की आप एडवाइस ले और ब्लड प्रेशर कम करो। बाकी करेला खाने से कि जामुन खाने से कम होता है, ये सब बात सुनी है, होगा नहीं होगा। नहीं तो अगर आप ये नहीं करोगे तो आपके आँख ख़राब होती है, दिमाग को लकवा मारता है, हार्ट ख़राब होता है, किडनी ख़राब होती है। तो कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के लिए सब कानून सेम है। वॉक करना, परहेज़ करना और वज़न कम करना, ये आपको बहुत ज़्यादा, दवा से ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। लेकिन क्या करें यार, इस खाना सामने होता है ना तो दिमाग पे शैतान सवार हो जाता है ना कि खा ले, फिर कौन सा भी होगा यार। समझे? जरा बाबू मुझे बैठने देगा थोड़ा। तो एक्चुअली मैंने क्या बताया कि एक्चुअली खाने पीने के बारे में भी थोड़ी बात करेंगे।
खाने में ऐसा है ना, एक्चुअली खाना तो बहुत कुछ मिलता है ना, अगर पैसे है, पसीना से आता है तो आदमी सुखी रहता है ना। 2 नंबर के पैसे आते तो आप जेल में जाते हो। तो खाने पीने में भी ऐसा है, अच्छा खाना खाओगे तो आपको तंदुरुस्ती मिलेगी, बेकार खाना खाओगे पेट भरने के लिए तो आपको डॉक्टर का, हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ेगा। तो अभी हमको शरीर में फैट्स की ज़रूरत है, प्रोटीन्स की ज़रूरत है, कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है, रफेज की ज़रूरत है, फाइबर्स की ज़रूरत है। अभी फैट्स क्या बोलते हैं, फैट्स से कि अपने को ताकत आती है, एनर्जी आती है। तो फैट्स एक्चुअली पहली सबसे अच्छी फैट्स अपना ऑयल से आता है, तिल ऑयल है, ग्राउंड नट ऑयल है, फिर बाद में सफोला समझो कि एक्चुअली सिंगदाने का समझो, कर्डी ऑयल, ये सब अच्छी है। 4-5 टीस्पून आपको हमेशा दिन में खाना चाहिए, तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। दूसरी फैट्स आती है, किससे आती है, जो फैट्स यानी चर्बी। दूसरी फैट्स आती है मिल्क से आती है, पनीर से आती है, दही से आती है, वो भी खाओगे तो ठीक रहेगा। तीसरी फैट आती है मटन से, नॉन वेज फूड से। मटन है, बड़े का गोश्त, छोटे का गोश्त, चिकन वगैरह है, जो खाते हैं वो कम खाए, क्योंकि उसमें दूसरे भी थोड़े गैर फ़ायदे हैं। उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा आता है मटन में, उसमें रफेज वगैरह नहीं आता, और रेड मीट बोले कैंसर पैदा होते हैं, ऐसे भी रिपोर्ट्स आते हैं, और यूरिक एसिड वगैरह भी होता है, संधिवा वगैरह, वाह वगैरह होता है। तो जो खाते हैं वो कम खाएं, जो नहीं खाते उसको खाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर बाद में चौथा फैट डालडा घी का आता है, ये वनस्पति घी, वो इवन 1 ग्राम भी आपके लिए पॉइज़न है। तो वो घर में आप न रखो, जो भी आपको मिठाइयाँ वगैरह बनाई वो तेल में बनाओ, सीरा वगैरह जो है, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन ये वेजिटेबल घी जिसमें ट्रांस फैट होती है वो अच्छा नहीं है, तो आप नहीं खाओगे तो अच्छा रहेगा। अभी जो भी मार्केट में वेफर्स वगैरह मिलते हैं ना, वो सब डालडा घी में बनाते हैं, क्योंकि उसमें क्या क्रिस्पी होता है, क्रंची क्रंची लगता है और सस्ता पड़ता है, लेकिन अपनी सेहत के लिए जहर है। पहले तो बच्चे लोग को ये जो 5-5 रुपये का जो आता है ना, लेज़ है, कुरकुरे है, सब दुकान होती है आजू बाजू में, 5 रुपये माँ देती है, बच्चे लेकर आते और खाते हैं। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा भी खाने से उसका पेट भारी हो जाता है, कि वो तला हुआ चीज़ है, और बच्चे को 4-5 टाइम खाना चाहिए तो वो खा नहीं पाएगा ना, बोला अभी तो मेरा पेट भरा हुआ है। तो आप ये घर में वेफर्स है, नहीं तो पैसा ही मत दो लाने के लिए, घर में आप चना है, सिंग है, कुरमुरा रखो, समझे ना। तो वो भूख लगने पे उसकी कीमत सोने के जैसी होती है, समझे ना। अगर आप ये रखोगे तो उन लोग खाएंगे, नहीं हो गया तो 50% नहीं खाएंगे, फिर आपके पास से पैसा मांगेगा, तो आप पैसा मत दो, उसको समझाओ करो कुछ भी करके, और ये सब चीज़ से हमेशा दूर रखो बच्चे को, तो उसकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा बच्चे को एक्चुअली। और हमेशा स्नान के बारे में भी मैंने बताया कि एक्चुअली हम बॉम्बे की क्लाइमेट ऐसी ना, पसीना बहुत होता है, तो हमको शाम को, रात को सोने से पहले बाथ लेना, स्नान लेना बहुत ज़रूरी है। बरसों से लोग हमेशा सुबह में लेते हैं, अगर पानी बरसों से एक्चुअली सुबह में बात लेते हैं, तो ये पानी नहीं होगा तो सुबह में नहीं लेगा तो चलेगा, लेकिन शाम को, रात को बच्चे खेलते हैं, पसीना होता है, अगर पसीना वाली फिर बाद में बीमारी होती है, चमड़ी की बीमारी होती है, आदमी को फ्रेशनेस नहीं लगता। इसलिए आप रात को, बड़े को, छोटे को, सबको रात को खाने, जब भी यार खाने के पहले बात लेना बहुत ज़रूरी है। खाने से पहले हमेशा एक्चुअली जो मुस्लिम है उसको तो मालूम है कि शरीयत में बोलते हैं कि खाने से पहले हमेशा हाथ धोना चाहिए। इसलिए अभी साइंस क्या बोलता है कि 50% बीमारी अगर साबुन से और पानी से हाथ धोगे, बाद में खाना खाओगे, तो आपको 50% बीमारी कम होगी, समझे ना। हमारे बुढ़े लोग ऐसा बोलते थे और करते थे भी। अब पढ़े लिखे आदमी भी खाने से पहले हाथ नहीं धोता, ये बड़ी दुख की बात है।
बच्चे नहीं धोते, उसकी ज़िम्मेदार आप है। बच्चा धोना चाहिए, हाथ मुंह धो के ही खाना बैठना चाहिए। वो आप करोगे तो आपके लिए ये फ़ायदा है, समझे ना। क्यों पूरा दिन खेलते रहते, फिर बाद में बच्चे को वर्म्स का प्रॉब्लम होता है, पेट में छोटे छोटे कीड़े आते हैं। तो ये सब झंझट को ये करने के लिए हमेशा उसके चेक करते रहो। स्कूल में भी चेक करते हैं, नाखून तो काटना ही चाहिए, क्यों, वो बहुत ज़रूरी है। अब पानी पीने की बात हम करते हैं। जैसे एक्चुअली आप कोई टेलर कपड़ा काटता है ना, तो थोड़ी चिंदी बचती है, बराबर है ना। तो हम जो खाते हैं, सांस लेते हैं, फिर बाद में ये पेशाब का ये होता है, दिमाग चलता रहता है। खाना खाते तो बॉडी में थोड़ा कचरा तो बनता है, बराबर है ना। तो उसको झाड़ू मार के न तो पेट में कोई दरवाज़ा हुआ वो साफ़ तो नहीं कर सकते। तो अब हमें कुदरत ने क्या दिया है, पेशाब दिया है, पसीना दिया है, ऐसा ऐसा करते हैं तो निकलता है। तो उसके लिए आपको पानी पीना ज़रूरी है। तो अगर आप पानी नहीं पियोगे तो ये कचरा बाहर कैसे निकलेगा। तो बच्चे को, बड़े को भी, क्योंकि पानी ऐसी चीज़ है ना, उसमें कोई विटामिन्स नहीं है, लेकिन आपका जीवन बचाने के लिए एक तरीका है। अच्छी चमड़ी के लिए, अच्छा बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए 10-12 ग्लास पानी पीना चाहिए, छोटा रहे बड़ा रहे कोई भी रहे। तो पानी 1-1 घंटा में पीना चाहिए। बच्चे को ज़िम्मेदारी वो भी आपकी है कि बच्चे को हमेशा 1-1 घंटे में पानी देना चाहिए। तो क्या उसका पूरा बॉडी का कचरा है, जर्म्स है, बैक्टीरिया से, वो पेशाब से, पसीना से बाहर निकल जाएगा। दिन में 4-5 बार मुंह पानी से धोना चाहिए। फेस वॉश करके एक आता है जिसमें साबुन वगैरह नहीं होता है, लेकिन वो क्लीन एंड क्लियर वगैरह, वो भी एक्चुअली सुबह शाम धोने से चमड़ी अच्छी रहती है। बाल वाल एक्चुअली ऐसा है ना, बोला एक्चुअली इंसान भी ऐसा है ना, ग्रीडी है, यानी उसको जो चीज़ है उसको संतोष नहीं है। तो वो एक्चुअली जब बाल काले होते तो कलर करते, और जब सफ़ेद होते तो उसको वापस काला करते। तो जो है उसमें आपको शुक्र मानना चाहिए, क्योंकि ये सब केमिकल वाली चीज़ है, आपके बाल वगैरह ख़राब होते हैं। आपने M.F. हुसैन का नाम सुना है ना, चित्रकार था M.F. हुसैन, सुना है आपने? पेपर नहीं पढ़ते तो कहाँ से आप सुनोगे? अरे तुम्हें फ़ोटो तो देखो थोड़ा बहुत। किसको मालूम है M.F. हुसैन? वो अभी बेचारा गुज़र गया, उसकी उम्र थी 100 के करीब। बाल उसके पूरे सफ़ेद थे, फिर भी अच्छी अच्छी एक्ट्रेस उसके पीछे, माधुरी दीक्षित जाती थी, तब्बू जाती थी, सफ़ेद बाल होने के बावजूद भी। अगर वो आदमी में क्या कला थी उस पर, बस चित्रकार था। अगर वो बाल इतने सफ़ेद थे, यहाँ तक सफ़ेद थे, अगर वो काला करता था ना तो राक्षस के जैसे दिखता था। तो थोड़ी उम्र के साथ जो जो होता रहता है ना शरीर में बदलाव, उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। ब्यूटी पार्लर है, चमड़ी ख़राब करने का एक मंदिर है, तो वो सब चीज़ से आप बचो ना। आदमी काला गोरा ये तो अभी कुदरत का काम है, लेकिन हर एक के पास कुछ न कुछ अंदर हुनर होता है। गरीब होता है फिर भी वो चित्रकार बन सकता है, अच्छा गाना गा सकता है। तो ये सब जो अपनी अंदर की चीज़ है ना, उसको निकालने की कोशिश करो। अभी भी दुनिया बहुत खूबसूरत है, जीने के लिए अच्छी है, लेकिन आपको समझ सोच के जीना चाहिए। राम भरोसे हिंदू होटल नहीं जीना है कि कुछ किसी ने कुछ भी बोला। एक अल्लाह ने दिमाग दिया है, उसको बराबर यूज़ करो, समझो दुनिया क्या चीज़ है, थोड़ा थोड़ा देखो, पढ़ो। टेलीविज़न में अच्छे अच्छे न्यूज़ आते वो देखो, खाली पिक्चर्स ही मत देखा करो, सिनेमाज मत देखा करो, डर्टी पिक्चर, ये भी अपना दिमाग डर्टी होता है। तो ये जो बात बताता हूँ तो आप उसको थोड़ा फॉलो करो। मैंने कसरत के बारे में आपको बहुत बताया कि वो बहुत ज़रूरी है, वॉक करना, यानी आपके पाँव हमेशा गर्म रहेगा। खाने पीने के बारे में बोला, अच्छा घर का खाना खाओ, बाहर का मत खाओ, यानी आपका पेट नरम रहेगा। और हमेशा गुस्सा मत करो। कितने ज़ोर ज़ोर से आप चिल्लाते हो, झगड़ते हो। यहाँ झगड़ते हो तो मुझे सांता क्रूज़ में आवाज़ आता है। दिमाग को हमेशा ठंडा रखो यार। इसने मुझे ये बोला, अब मैं इससे ऐसा 1 महीना बात नहीं करूँगी। इसकी साड़ी मेरे साड़ी से सफ़ेद ज़्यादा है ना बापा, अब मैं
एक्स्ट्रा वाइटनेस के लिए कौन सा सर्फ मिलता है वो ढूंढूंगी। तो ये सब छोड़ दो ना यार, उस कौन कपड़े सफ़ेद रहा नहीं रहा, तुमने 10,000 का पहना, उसने 5,000 का पहना, उसने 5 मिनट तारीफ़ किया, तुम्हारी 10 मिनट तारीफ़ किया, 5 मिनट वाले का जी जल गया, अरे यार मेरे इतना महंगा पहना, उसकी 10 मिनट तारीफ़, मेरी 5 मिनट तारीफ़। कपड़े से आदमी की पर्सनालिटी नहीं बनती, अपने आचार विचार से बनती है, क्या काम करते हैं वो उससे बनती है। तो ये सब चीज़ आप ध्यान में रखो, अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाओ। तो मैंने जो कहा पहले तो कि पाँव रखो गरम, वॉक करने से पाँव रखो गरम, पेट को रखो नरम, दिमाग को रखो ठंडा और बीमारी को मारो डंडा। बस ये चीज़ से ज़्यादा अब मुझे कुछ कहना नहीं है। अब आपकी ज़िंदगी है, मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। आप कितना अगर इसको अपने जीवन में अप्लाई करते हो तो फ़ायदा आपका होगा। चलो, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, थैंक यू। समझ में आया सबको? किसी को प्रश्न है, कुछ पूछना है और जानकारी आपको मन में था कि ये जानकारी मिली कि आपको अभी नहीं मिली, कुछ पूछना है, प्रश्न है? देखो ये है ना, ये मेडिकल सब्जेक्ट है ना, वो उसमें मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि एक्चुअली अस्थमा एक्चुअली क्या एलर्जी का सवाल होता है और अलग अलग एलर्जी से बच्चे को होता है। तो आप डॉक्टर के साथ बराबर कांटेक्ट में रहोगे ना तो आपको बराबर फ़ायदा दिखा सकता है। लेकिन उसमें जो मैंने बताया ना, साफ़ सुथरा रहना, प्राणायाम करना, एक्सरसाइज करना, घर का अच्छा खाना पीना, अभी ठंडा वंडा चीज़ आप मत दो तो उससे सर्दी, और बच्चे को सर्दी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा बोलते हैं कि जो बच्चे का अस्थमा है ना वो चले जाता है, बड़े का अस्थमा नहीं अच्छा होता है। तो अगर आप बच्चे को अटैक नहीं आएगा ना 2-3 साल तक, तो फिर भी वो क्योर हो गया। और उसके लिए उसको सर्दी नहीं होना चाहिए। सर्दी से बचाने के लिए बारिश में उसको पास हमेशा कवर करके रखो। खाने पीने में भी ऐसा ठंडा वंडा आता है वो नहीं खाना चाहिए, तो उसको सर्दी नहीं होगी तो उसको फ़ायदा होगा। अभी हम लोगों को ये लाइब्रेरी में आके बैठने का और हमारे लिए टॉक ऑर्गेनाइज का संधि मिला, इसलिए हम लाइब्रेरी में जो सर आए आपको जानकारी देने के लिए, ये सर का और जो रिया मैडम और उनके साथी है जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया, हमें मदद की कि हम सब पेरेंट्स इधर आए और आपके लिए टॉक हो। इसलिए हम 3 to 1 हमारा स्कूल, हमारे टीचर्स और हम सब पेरेंट्स की तरफ से इन सब का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू।